तो चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें हमें 8 स्टेप्स याद रखने हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुई है बेसिक स्ट्रक्चर की और क्या डिबेट रही है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले केस याद रखना है शंकरी प्रसाद, फिर गोलकनाथ, फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट, फिर केशवानंद भारती केस, फिर इंदिरा नेहरू गांधी केस, फिर 42nd अमेंडमेंट, फिर मिनर्वा मिल्स केस और वमन राव केस। ये 8 स्टेप्स में टोटल कहानी है ख़त्म पूरी। पहला, शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना उसके 1 साल के अंदर ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो शंकरी प्रसाद केस में बोला गया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। ऐसा हुआ क्या था इस केस में, जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी हमारी 1951 की, उसको चैलेंज किया गया था। क्यों? क्योंकि उस अमेंडमेंट ने जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको अब्रिज किया था, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी हमारी वायलेट हो रही थी। तो उसके लिए लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में केस करने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाँ, पार्लियामेंट आपका राइट ले सकता है, फंडामेंटल राइट ले सकता है। और उसने क्या बोला कि जो आर्टिकल 13 है उसमें जो वर्ड लॉ यूज़ किया है, मतलब आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करेगा, उनको लेगा, तो वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या बोला शंकरी प्रसाद केस ने, जो आर्टिकल 13 है उसमें जो वर्ड लॉ यूज़ किया गया है वो हमने सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए किया, मतलब अगर नॉर्मल पार्लियामेंट में कोई कानून बन रहे हैं या कुछ ऐसा स्टैट्यूट कुछ भी कहीं बन रहा है उसके लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो लॉ में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं। इन शॉर्ट, आर्टिकल 13 कहता है कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है वो कानून इनकंसिस्टेंट, उसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन इस केस में क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 13 में जो लॉ का मतलब है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होती, उसको हम लॉ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उसको करके हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं। ठीक है। और कोई भी हम अगर ऐसा काम करेंगे तो वो हमारा वॉइड नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 के अंदर क्या काम करेंगे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को ले लेंगे। सेकंड फिर केस आता है गोलकनाथ केस। इस केस में क्या होता है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज होती है। वो क्या बोल रही होती है 17th अमेंडमेंट कि कुछ एक्ट्स वो 9th शेड्यूल में डाल देती है। अब हमारा जो 9th शेड्यूल है ना, उसमें क्या है कि जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता जिन एक्ट्स के ऊपर, मतलब ये क्या होता था कि जिसमें जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सके जिन कानून पे, तो वो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते थे। तो गोलकनाथ केस में क्या बोला, पार्लियामेंट नहीं ले सकती हमारे फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ है आर्टिकल 13 के अंडर। शंकरी प्रसाद केस में क्या था कि जो हमारा लॉ है उसमें सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ इंक्लूड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होती है। गोलकनाथ केस में क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमारा लॉ है, ठीक है, इसलिए अगर वो लॉ है हमारा तो हम कोई भी कानून आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग नहीं ला सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। तो इसलिए हम फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के उसको एब्रिज कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लॉ है, और जो लॉ है वो आर्टिकल 13 में बोला है कि वो नहीं कर सकते आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट। ठीक है। फिर ये केस हो गया। फिर अब जब पार्लियामेंट की यहाँ पे क्या हुआ, उसकी पावर ली गई ना, तो पार्लियामेंट की जब पावर ली गई तो वो कानून लेकर आएगी वापस कुछ, जिससे वो इनसे कॉन्ट्राडिक्ट में कुछ कर सके। पार्लियामेंट ने कैसे रिएक्ट किया, 24th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 1971 की। पार्लियामेंट ने इसमें अमेंड किया आर्टिकल 13 को भी, 368 को भी। उसने क्या बोला, पार्लियामेंट ले सकती है फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट तो देखो, अमेंडमेंट जो भी आएगी वो पार्लियामेंट के हक में आएगी, क्योंकि वो पार्लियामेंट ला रही है और उसको चाहिए कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकूं। सुप्रीम कोर्ट को क्या, मुझे लोगों के कानून बचाने हैं, मेन कोर थीम ये है इसका। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने क्या बोला कि हम फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं, और जो हम ये काम करेंगे, मतलब कोई भी कानून लाएंगे, वो एक्ट हमारा लॉ नहीं होगा अंडर आर्टिकल 13। जो यही चीज़ पहले शंकरी प्रसाद केस में थी, जो कि उल्टा कर दी गोलकनाथ केस में। तो 24th अमेंडमेंट में कौन सी चीज़ लेकर आए हैं, वही जो आर्टिकल 13 में उस टाइम पे भी लिखी थी, जो इसने उल्टी की और इसने वापस उसको
शंकरी प्रसाद केस वाला बना दिया कि हम अगर फंडामेंटल राइट्स लेते हैं तो वो कानून में नहीं इंक्लूड होता, आर्टिकल 30 में इंक्लूड नहीं होता। जब ये 1971 में आया, इन्होंने फिर से फंडामेंटल राइट्स को लेने की बात की, फिर केशवानंद भारती केस आ गया। केशवानंद भारती केस कहता है ठीक है चलो, हमने कब तक ये बहस चलानी है, हम आपकी बात मान जाते हैं। आर्टिकल जो 24th अमेंडमेंट किया आपने कि हाँ आप हमारे फंडामेंटल राइट्स ले सकते हो, ठीक है आप ले लो वो, लेकिन आप हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म नहीं कर सकते, उसको वॉयलेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक इंदिरा नेहरू गांधी केस आता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया वो इस केस में अप्लाई करते हैं, और इस केस में क्या बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनवैलिडेट करता है किसको, 39th अमेंडमेंट 1975 को। इस अमेंडमेंट में क्या होता है, ये अमेंडमेंट का एक प्रोविजन बोलता है कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट हैं प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर के, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं, मतलब कोर्ट उनमें इंटरवीन नहीं कर सकती। कोर्ट बोलती है कि नहीं, ये जो पार्लियामेंट ये कानून लेकर आ रही है ये उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, क्योंकि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट कर रही है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट इंदिरा नेहरू गांधी केस में इस अमेंडमेंट को बोलती है कि ना ये गलत है। अब कोर्ट ने फिर अपने हाथ में पावर ले ली, क्योंकि पार्लियामेंट के खिलाफ पार्लियामेंट फिर आएगा लड़ाई करने। पार्लियामेंट ने क्या बोला कि कोई भी अमेंडमेंट क्वेश्चन ही नहीं होनी चाहिए कोर्ट में, अगर हम फंडामेंटल राइट्स भी ले रहे हैं वो भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे कौन था, इंदिरा गांधी थी पावर में, तो वो पूरी एकदम अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती थी, उसके हाथ में पावर हो सारी, ठीक है। तो इसमें ये बोला, फिर आ गया वापस पार्लियामेंट आ गया, वो कहता है मिनर्वा मिल्स केस में बोलते हैं भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये थोड़ी कर सकते हो आप, इनवैलिडेटेड दिस प्रोविजन, और उसको बोला कि आप जुडिशियल रिव्यू हटा रहे हो। मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोर्ट बीच में आके इंटरवीन कर सकता है कि आप ये गलत कर रहे हो। तो इस अमेंडमेंट ने क्या बोला 42nd ने कि भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, इंटरवीन बीच में कर ही नहीं सकते हो, जुडिशरी को बोला। तो अब जुडिशरी क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मिनर्वा मिल्स ने वही बोला कि आप जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर रहे हो, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसलिए ये आपने गलत अमेंडमेंट किया है। पार्लियामेंट कैन नॉट इनवैलिडेट, पार्लियामेंट ने इस प्रोविजन को हटा दिया, और इस केस में उसने बोला कि जो आपको एक लिमिटेड पावर मिली है कि हाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस ला सकते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा हिला ही दो, पूरा चेंज कर दो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हटा दो। आप अपनी पावर को इतना एनलार्ज नहीं कर सकते कि आप अपनी लिमिटेड पावर को एब्सोल्यूट पावर में बदल दो, ठीक है। यहाँ पे फिर से केस की बात आई। फिर वामन राव केस में क्या है, थोड़ा ये बताया गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। कौन सी अमेंडमेंट, जो हमने किए हैं इस डेट के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी हमने अमेंडमेंट्स की हैं, उसके बाद जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई होता है। और फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऐसे कहीं लिखा नहीं है कि क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, लेकिन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जजमेंट्स आई हैं बहुत सारी, उसमें से कुछ हैं जैसे सोवरेन, सेक्युलर, वेलफेयर स्टेट, लिमिटेड पावर होगी पार्लियामेंट की, इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेक्युलरिज्म, ये कुछ चीज़ें जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड होती हैं। ये सारी डिबेट है। इन शॉर्ट डिबेट का सार ये है, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कुछ लेके आ रही है अपने, मतलब लोगों को पावर दे रही है, पार्लियामेंट फिर अपने हाथ में पावर ले रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट लेके आ रही है, बस इनकी ये लड़ाई चली है पूरी। और लड़ाई का विजेता कौन है, केशवानंद भारती केस, कि ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, आप अमेंड कर लो मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए।